गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई पाठशाला में आज हम फिर एक बार आपके सामने कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आराध्या व्याकरण को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें पाठ 2 पढ़ाया जा रहा था। इस पाठ के अंतर्गत अभी तक आपने स्वरों के भेद, वर्णमाला आदि को जाना। उसी श्रृंखला में आज हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे कि व्यंजन क्या है, व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं, उन भेदों को कौन सा नाम दिया गया, और उसके उपरांत अयोग्यवाह, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग आदि के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले व्यंजन को जानें। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है या उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जिन वर्णों को हम बोलते समय किसी दूसरे अन्य स्वरों की सहायता से बोलते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन हैं, जिन्हें पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। अब उन व्यंजनों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। व्यंजनों के भेद तो उच्चारण को आधार बनाकर व्यंजन के 3 भेद माने गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, जैसा कि आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन किया गया है। स्पर्श व्यंजन ये आपके 25 होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, कह सकते हैं कि जिन वर्णों को हम बोलते समय हमारे मुख के जो जीभ है वो कहीं न कहीं स्पर्श जरूर करे, छुए, तो ऐसे वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना। तो जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छुए, ऐसे वर्णों को बोलते समय हम स्पर्श व्यंजन का नाम देते हैं। तो परिभाषित के रूप में, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। का वर्ग, इसके अंतर्गत 5 आते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। इनका उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। ये वर्णों को उच्चारण करते समय, बोलते समय हमें कंठ की सहायता लेनी पड़ती है। आप स्वतः उच्चारण करके इनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चा वर्ग, चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 वर्ण आते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, मुंह के ऊपर वाला भाग। टा वर्ण, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये 5 वर्ण आते हैं टा वर्ग में।
इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इन सब के बारे में आगे आने वाली कक्षाओं में आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धान्य क्या है। अभी आपको सिर्फ नाम के रूप से परिचित कराया जा रहा है आपके पाठ्यक्रम के द्वारा। आगे तावर्ग। तावर्ग में ता, था, दा, धा, ना, इन 5 वर्णों का उल्लेख हुआ है, जिनका उच्चारण स्थान दांत होता है। पावर्ग पा, फा, बा, भा, मा। पावर्ग के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं, जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहा गया है। इनको ओंठों के द्वारा हम बोलते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। पा बोलिए, दोनों ओंठों का उपयोग होता है। फा को बोलिए, फा, ओंठों के द्वारा ही इन शब्दों को हम बोल सकते हैं, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन नाम देते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंडरलाइन किया हुआ है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता, अर्थात कह सकते हैं कि हमारी जीभ पूरी तरीके से मुख के किसी भाग को ना छुए और उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता है तथा इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है। या, रा, ला और वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके उपरांत तीसरा नंबर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा, गर्मी। तो कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु तेज गति से रगड़ खाती हुई निकलती है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है और यही गर्मी को हम ऊष्म कहते हैं। और ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन का नाम दिया गया। इनकी संख्या भी 4 होती है। सा, शा, सा और हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन माने गए हैं। एक बार पुनः, कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु तेज गति से रगड़ खाती हुई, स्पर्श करती हुई निकलती है, जिससे गर्मी होती है। ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी कोई समस्या हो, उस समस्या को विषयाध्यापक से मैसेज के माध्यम से, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। गृह कार्य के रूप में जो भी आपको कार्य दिया जाता है, उस कार्य को पूर्ण करके उसका स्क्रीनशॉट करके आप अपने विषयाध्यापक के द्वारा अपना किया गया कार्य निरीक्षित करवा सकते हैं, जिससे याद करने में आपको कोई त्रुटि ना हो, गलतियां ना हो। आगे ये आपके 3 व्यंजन के भेद थे। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। इसके अलावा भी अन्य व्यंजन होते हैं, जैसे डा और ढा। इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं।
और एक अन्य व्यंजन संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके बारे में भी आप आगे पाठ में विस्तार पूर्वक वर्णन जानेंगे, समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अयोग्यवाह। अयोग्यवाह जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा अनुनासिक, अनुस्वार और इनमें क्या विशेष अंतर है, इन सब के बारे में आपकी जानकारी दी जाएगी। अनुनासिक जैसा कि आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हमने अंडरलाइन कर दिया है काले से। जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, अर्थात जिनको बोलने के लिए हमें मुंह और नाक दोनों की आवश्यकता पड़े, वे अनुनासिक कहलाते हैं। और उनसे संबद्ध स्वर सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। इनको हम चंद्र बिंदु से प्रकट करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा अनुनासिक, कि ऐसे वर्ण जिनको हम मुख और नाक दोनों की सहायता से बोलते हैं वह अनुनासिक कहलाते हैं। इनको हम चंद्र बिंदु से प्रकट करते हैं, जैसे हंस, कुआं आदि। इसके उपरांत अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो वे ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है। उसमें नाक और मुंह दोनों थे। यहाँ एक विशेष अंतर सिर्फ नाक है। तो कह सकते हैं कि जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक के द्वारा बाहर निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है, उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है, वह अनुस्वार कहलाती है। इसका प्रतीक चिन्ह एक बिंदी के रूप में होता है जो वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे मंच, अंडा, डंक आदि। आप अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर समझे होंगे। अनुस्वार बिंदी के रूप में और अनुनासिक चांद बिंदी के रूप में, चंद्र बिंदु के रूप में अलग अलग ध्वनियाँ हैं। नाक से उच्चारण करने के कारण अनुस्वार और नाक और सांस से उच्चारण लेने के अनुसार वह अनुनासिक कहलाती हैं। अयोग्यवाह जिसे हम विसर्ग के रूप में भी जानते हैं। आगे आप पढ़ेंगे अयोग्यवाह आफ्टर साउंड, जिन्हें हम विसर्ग के रूप में भी जानते हैं। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में दो और भी वर्ण होते हैं, अंक और आहा। अंक की मात्रा बिंदी है, जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं, और आहा की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रयोग न हो पाने के कारण ये स्वर नहीं होते हैं, स्वर नहीं कहलाते हैं, और ना ही इनका प्रयोग व्यंजनों की भांति होता है। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है। स्वर और व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण किसी के योग में नहीं है, इसलिए ये अयोग्यवाह कहलाते हैं। किसी के योग में नहीं आते हैं,
इसीलिए ये अयोग्यवाह कहलाते हैं। आप अयोग्यवाह का कारण समझ गए होंगे, जो अंडरलाइन कर ली है हमने उन्हें देखिए। तो इस प्रकार आपने अभी तक स्वर, स्वर के भेद, वर्ण, वर्ण कौन कौन से होते हैं, व्यंजन, व्यंजन में भी उनके भेदों के रूप, कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं, कौन से स्पर्श व्यंजन हैं, कौन से ऊष्म व्यंजन हैं, इन सब के बारे में विशद विवरण सुना, समझा और जाना। आप अपनी नोटबुक में ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं आपको बताई जाती हैं वो लिखते चलें, उन्हें याद करते चलें, ताकि पाठ के अंत में जो भी अभ्यासकार और प्रश्नावली होगी उनको हल करने में आपको सरलता और सहायता प्राप्त होगी। अब आगे संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है तो उन्हें मिलाकर लिखते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो दो वर्णों को जब मिलाकर हम लिखते हैं तो उनके बीच में कोई स्वर ना हो, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का और शा मिलकर छा बनते हैं। ता और रा ये दोनों मिलकर त्रा बनते हैं। जा और इया मिलाकर ज्ञा बनता है। सा और रा मिलकर स्रा बनते हैं। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एक अन्य व्यंजन द्वित्व व्यंजन। एक व्यंजन का अपने जैसा समरूप, अर्थात अपने जैसे दो व्यंजनों को मिलाकर जिससे नया शब्द बनता है, नया वर्ण बनता है, उसे द्वित्व कहलाता है, उसे द्वित्व कहा जाता है। जैसे का वर्ग आदि 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता। जहाँ द्वित्व नहीं होता वहाँ संयोग भी नहीं होता, वहाँ संयोग होता है। जैसे द्वित्व व्यंजन आप पढ़ते होंगे, आधा का, उसके बाद पूरा का, चा, फिर बड़ा चा, बच्चा, मक्का, अक्खड़। तो इसमें आधा का जो आ रहा है यही द्वित्व व्यंजन है, जो अपने जैसे समरूप व्यंजन से मिलकर बनता है। इसी को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे द्वित्व व्यंजन के बाद पाठ में व्यंजनों तथा व्यंजनों का संयोग व उनकी वर्तनी दी है। किस प्रकार हम पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं और उनको शुद्ध रूप से बोलते हैं, कैसे शब्दों का निर्माण होता है, पाई हटा दी जाती है अगले द्वित्व व्यंजन को संयुक्त करते हुए, इन सब को प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। और साथ ही साथ अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन के रूप में कुछ दिए गए हैं उच्चारण के रूप में, जिनका वर्णन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। अल्पप्राण अर्थात थोड़ा कम वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु बहुत कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण उदाहरण के रूप में का, गा, अंगा। जैसे आप का वर्ग लिखते हैं तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं।
पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे का वर्ण आपने देखा, का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण आए। 5 वर्णों के द्वारा एक वर्ग का निर्माण हुआ। इसमें का आपका अल्पप्राण होगा, फिर खा छोड़ दीजिए, गा आपका अल्पप्राण होगा, फिर अंगा, घा छोड़ दीजिए, अंगा आपका अल्पप्राण होगा। इस तरह हम कह सकते हैं 1 और 3, 5 ये हमारे अल्पप्राण होंगे। बाकी जो बचते हैं वो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो महाप्राण के बारे में जब जानेंगे तो महा से अर्थ होता है अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिनका उच्चारण हम हकार की ध्वनि के रूप में करते हैं उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। जैसे कि पिछले अभी अल्पप्राण में उदाहरण में आपको बताया था, का वर्ग में का, गा और अंगा ये आपके अल्पप्राण होंगे। शेष बचे 2, खा और घा, तो ये आपके महाप्राण हुए। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में चौथा और दूसरा ये आपके महाप्राण वर्ण होते हैं। अल्प प्राणों की अपेक्षा महाप्राण में वर्णों के उच्चारण में वायु प्राण का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने अभी तक पाठ में सभी का अध्ययन किया, अल्पप्राण महाप्राण के विषय में जाने। पाठ में गृहकार्य के रूप में आपको पहले ही बताया जा चुका है। पाठ में आए छोटे छोटे परिभाषाएं, जैसे स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, वर्णमाला, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। इन सब का एक शॉर्ट रूप लिखकर अपनी कॉपी में रखें, जिससे पाठ के सारांश के रूप में आप पाठ को भली भांति जान व समझ सकें। दूसरे वीडियो में, आने वाले वीडियो में पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य और पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को कराया जाएगा। वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक आप लोग जो पाठ में परिभाषाएं बताई गई हैं, इन परिभाषाओं को लिखकर याद करें और जो भी समस्या है उन समस्या का निस्तारण अपने विषय अध्यापक से करें। धन्यवाद।